से 2-2.5 महीने पहले कि ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है। दोस्तों आज दिल्ली में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। आज क्या, पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में सर्दी इतनी पड़ रही है कि पहाड़ी लोग परेशान है कि यहाँ धूप निकल रही है और दिल्ली में इतनी सर्दी कैसे पड़ रही है। लेकिन इतनी ठंड में देखिए दिल्ली की सड़कों पर कितनी जबरदस्त तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? ईवीएम के खिलाफ। दोस्तों दिल्ली में कुछ सरकारी वकीलों द्वारा शुरू किया गया ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, जिसे हार्डली मुश्किल से अभी महीना 1.5 महीना हुआ है। देखिए उसको लेकर लोगों के बीच कितना जबरदस्त सपोर्ट है। दोस्तों दिल्ली में अलग अलग संगठनों ने मिलकर ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोला। अलग अलग संगठन आए, एकजुट हुए इस बात की मांग को लेकर कि ईवीएम पर अब एक्शन जरूरी है। दोस्तों मैं चाहती हूं कि आप एक बार फिर इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आप देखिए कितनी भीड़ है। मतलब हमारे यहाँ नेताओं की रैलियों में भी इतनी भीड़ पैसे देकर बुलाई जाती है, लालच देकर बुलाई जाती है कि आपको खाना मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, ठिमकाना मिल जाएगा। बाकायदा सरकारी बसें लगाई जाती हैं इतनी भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन आप देखिए जहां नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ है और अलग अलग संगठनों की भीड़ है। ये अलग अलग झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मांग सबकी एक है। जबकि जो मंच है वो कोई बहुत हाईफाई मंच नहीं है, बहुत छोटा सा मंच दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग खड़े होकर ईवीएम पर लगातार बोल रहे हैं। और शुरुआत में भले ही ईवीएम पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बात की थी, लेकिन अब देश भर से अलग अलग सिविल सोसाइटी के सामाजिक कार्यकर्ता स्तर के लोग अब बाहर आ रहे, खुलकर बोल रहे हैं। और दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह की ये भीड़ उमड़ी है, ये बताती है कि बात अब केवल मुट्ठी भर तक लोगों की नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए ईवीएम के खिलाफ एक माहौल बना है और वो माहौल दिल्ली की सड़कों में इतनी सर्दी में इस भीड़ ने जग जाहिर कर दिया। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं 2 बड़े जानकार, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट के वो 2 बड़े वकील जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू की थी, भानु प्रताप और कौन, महमूद पराचा। जी हाँ दोनों बड़े वकीलों ने एक्सक्लूसिव बातचीत में मुझे ईवीएम के मुद्दे पर क्या बताया, वो ईवीएम के मुद्दे पर बड़े खुलासे इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको ईवीएम का A to Z, ईवीएम को लेकर जो विवाद खड़े हो रहे हैं उसका A to Z पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कल का ये वीडियो भी गौर से देखें। अगर आप चाहें तो कल की मेरी टाइमलाइन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो आपने काफी पसंद किया था। इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैंने आपको बताया था मनी लाइफ नाम की एक न्यूज वेबसाइट है जिसने खबर छापी थी। बहुत ही हैरान करने वाली खबर है और इस खबर को आप कतई हल्के में नहीं ले सकते। अगर ईवीएम के मुद्दे पर जो भी सवाल उठ रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है तो EAS शर्मा, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ये भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी पद पर रह चुके हैं। भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी, आप समझते हैं कितना बड़ा पद है। उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है। सवाल ये उठाया है उन्होंने कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है दोस्तों जो ईवीएम बनाती है, जिसकी ईवीएम बनी हुई देश भर में इस्तेमाल की जाती है चुनाव में अलग अलग। दोस्तों EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को खत लिखकर ये सवाल पूछा है कि वो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो ईवीएम बनाती है उसमें बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं। जी हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए दोस्तों इस खत में विस्तार से बकायदा EAS शर्मा ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछे हैं कि आप ये बताइए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसमें बीजेपी के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। बकायदा वो बीजेपी के पदाधिकारी कौन है, वो बीजेपी के मेंबर्स कौन है, वो बीजेपी के नेता कौन है। विस्तार से EAS शर्मा ने इस खत में मुख्य चुनाव आयोग से उनके नाम लेकर सवाल पूछे हैं और इस चिट्ठी में वो ये भी बताते हैं कि इससे पहले भी वो उन्हें इस बाबत चिट्ठी लिख चुके हैं लेकिन कोई जवाब आज तक नहीं मिला। कितना हैरान करने का ये मामला है दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी खबर है ये, लेकिन आपको सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स में कहीं भी ये खबर चलती देखी। इसीलिए इस मुद्दे पर विवेचना करना, विश्लेषण करना, बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार राजू पेरुरेकर ने इस मुद्दे पर क्या बोला है वो भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप भानु प्रताप सिंह को सुने। दोस्तों भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के उन बड़े वकीलों में से एक हैं जो लगातार ईवीएम को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये पूछना बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी अभी कुछ दिन पहले अपने घर में बकायदा लाइव डेमो देकर फिर से लोगों को बताया था कि देखिए कैसे ईवीएम हैक की जा सकती है। तो कांग्रेस के बड़े नेता चाहे वो सैम पित्रोदा हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, खुलेआम ईवीएम का डेमो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ईवीएम हैकिंग ऐसे हो सकती है। भानु प्रताप सिंह ने भी जंतर मंतर पर ईवीएम हैकिंग का लाइव डेमो दिखाया था। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या मुझसे बातचीत में बताया, सुनिए। अब आप बड़ी मजेदार बात देखिए, इलेक्शन जिस प्रोसेस से हो रहा है ईवीएम के माध्यम से, उसमें 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक कंट्रोलिंग यूनिट,
जो बूथ में होती है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। जब वो बटन दबाता है तो दूसरी जो उसकी मशीन है बैलेट यूनिट, वो स्टार्ट होती है। उस बैलेट यूनिट में मतदाता बटन दबाता है और यह मान लिया जाता है कि वोट पड़ गई, और वो पर्ची दिखती है 7 सेकंड के लिए। और किस तरह से उसमें हेरफेर की जाती है, कल हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मीडिया ने उसको कवर किया। वो 7 सेकंड के लिए पर्ची में दावे के साथ कहता हूं इस देश के 50 से 60% लोग देख ही नहीं सकते 7 सेकंड में, और उसका समय पहले 15 सेकंड था, अब उठा के 7 सेकंड कर दिया। वो पर्ची कट के उसी में गिर जाती है, हमें मिलती नहीं और उसकी गिनती नहीं होती। वो पर्ची अगर हमें मिलती तो वोटर ये सेटिस्फाई होता कि हां मैंने जिसको दी है वोट, मेरी वोट उसी को गई है, और वो डिब्बे में डालता और वो गिनती होती। आखिर वोट तो वही है ना। लेकिन एक लोग कहते हैं मशीन भानु जी जो कि इसमें आपके इतना सामने टाइम नहीं है, लेकिन भानु जी एक लोग कहते हैं मशीन जो इसमें इतना सामने टाइम नहीं लग है जाएगा। जी, लोग कहते हैं इसमें इतना टाइम लग जाएगा, पहले ईवीएम की गिनती हो फिर पर्ची की गिनती हो, इतने दिन खिंच जाएंगे, इतना लंबा चुनाव हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं वो इस देश के लोकतंत्र को समझते ही नहीं, देश के क्या लोकतंत्र को ही नहीं समझते, या वो एक विशेष मानसिकता से पीड़ित लोग हैं। मुझे बताइए आप, जो लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का, उस लोकसभा चुनाव में जिस दिन से पहले दिन से नॉमिनेशन शुरू हुआ और जिस 23 मई को वोटों की गिनती हो रही थी, पूरे प्रोसेस में 7 चरणों में चुनाव हुआ और महीनों तक जो मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी रही। किसने छेड़छाड़ की, किसने बदली, हम नहीं जानते, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में 2 महीने 8 दिन यानी कि 69 दिन उसमें पूरे में लगे। अगर 5 या 10 दिन और लग जाते तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने जब उनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यही कहा कि इसमें थोड़ा सा हमें संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे और कुछ समय लगेगा। क्या फर्क पड़ता है, आखिर 5 साल के लिए पूरे देश का भविष्य किन्हीं लोगों के हाथ में है, किसी पार्टी के हाथ में है, उसमें 5-10 दिनों का क्या फर्क पड़ता है। 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 10-20 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इस देश में जिस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार पर प्रतिदिन 43 से 45 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और जो आंकड़ा अभी आ रहा है पिछले 4 साल में 5 लाख करोड़ उनके विज्ञापन पर, उनका सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए खर्च हुए हैं। 5 लाख करोड़, अगर थोड़े से पैसे खर्च हो जाते हैं, थोड़ा सा समय अगर लग जाता है, क्या दिक्कत है इसमें। सबसे जरूरी यह है पैसा और समय नहीं, कि जो चुनाव हो रहा है बिल्कुल फेयर हो रहा है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। कोई भी व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े से पढ़ा व्यक्ति भी उस प्रक्रिया को देख सके और समझ सके और निश्चित हो सके कि उसका वोट कहीं भी छीना नहीं जाएगा, कहीं दूसरे को नहीं जाएगा, जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को डाला है उसी को जाएगा। एक सवाल मैं बार बार पूछता हूं बिनवाल जी, और मैं आज आपके चैनल से भी पूछ रहा हूं, जो ये प्रक्रिया है, जो ये मशीन का सिस्टम है, क्या इलेक्शन कमिश्नर से पूछता हूं, इलेक्शन कमिश्नर बता सकता है कि वो क्या टेक्निक है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो बता सकता है कि वो प्रक्रिया, वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, तमाम हाई कोर्ट के सभी जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, इस देश के तमाम आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, इस देश के तमाम प्रोफेसर्स, पीएचडी करने वाले लोग, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, समाज सुधारक जितने भी लोग हैं, और तमाम पढ़े लिखे लोग और इंजीनियर, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई बता सकता है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या है ये टेक्नोलॉजी। जब ये पढ़े लिखे लोग नहीं बता सकते, क्योंकि इसका उत्तर है ना, किसी को नहीं पता। जब ये पढ़े लिखे लोग नहीं बता सकते, इतने पढ़े लिखे लोग, तो जो अनपढ़ जनता है इस देश में, आधी आबादी जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, जिसको पता नहीं है, उसे कैसे पता होगी कि जिस प्रक्रिया से वो वोट डाल रहा है वो प्रक्रिया सही है। इलेक्शन कमीशन पर क्यों विश्वास किया जाए। इलेक्शन कमीशन वो सिस्टम क्यों नहीं अपनाता जिसे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता हो कि मैंने जिस उम्मीदवार को, जिस पार्टी को वोट दी है, उसी को मेरी वोट गई है, उसी के खाते में गिनी जाएगी, और ये बैलेट पेपर के अलावा दूसरा कोई सिस्टम
हो नहीं सकता। और इसके बाद मैंने बातचीत की सुप्रीम कोर्ट के एक और वरिष्ठ वकील और बेबाक नागरिक महमूद पराचा से। दोस्तों, महमूद पराचा भी उन्हीं बड़े वकीलों में से एक है जिन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से एक आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों में। महमूद पराचा से मैंने एक बहुत ही मौजूद, बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। क्या सवाल यह कि भाई, हम वो देश हैं जहां 125 करोड़ की आबादी है, हम कैसे जाएंगे वापस बैलेट पेपर में? क्योंकि तमाम ईवीएम के खिलाफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि ईवीएम बंद कर दो, बैलेट पेपर में दोबारा जाओ। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है, कैसे बैलेट पेपर में चुनाव होंगे? जिन देशों में बैलेट पेपर में चुनाव होते हैं वहां जनसंख्या कम है। दूसरा, हमारे देश में बड़े स्तर पर जब बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो फिर अगर दोबारा से हम ईवीएम बंद करके पोस्टल बैलेट पर जाते हैं तो फिर दोबारा ये डर पैदा नहीं होता है? इसके जवाब में महमूद पराचा ने क्या कहा था, सुनिए। जो बांग्लादेश पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे ज्यादा है, कम है? ज्यादा है एरिया से। हाँ, डेंसिटी ज्यादा है। ईवीएम का वहां भी फ्रॉड प्रपोज हुआ था, लेकिन वहां के सरकार ने उसको खत्म किया और पेपर बैलेट से चुनाव हुआ है वहां पे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात नहीं है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और ईवीएम से आप मुझे नहीं, आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, आप यूएस छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए जिस देश में पूरे के पूरे बूथ कैप्चर होते देखे, आपने भी देखे, हमने पढ़े हैं, हम कैसे उस देश को दोबारा से बैलेट पेपर पे धकेल दे? एक पूरी समाज होता था जिसको अधिकार नहीं दिया जाता था कि वो वोट, अब बेचारा वो वोट देने कम से कम निकल जाता है, उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो उसमें इतनी हैसियत आ गई है उसमें। तो आप दोबारा से हम उस समाज को उसी डर में धकेल दें, ये तो बहुत है। तो क्या ये कोई आर्गुमेंट दे रहा है कि ये ईवीएम मशीनें नहीं लूटी जा सकती? ये कोई आर्गुमेंट दे रहा है? चुनाव आयोग कहता है कि वो तो चुनाव आयोग का मैंने आपको बता दिया झूठ बोल रहे हैं। अभी तो बताया, आईपीएस ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह साहब के कहने पे वो भी झूठ बोल रहे हैं। चलिए, अब हमने सच्चा मान के बात करते हैं। अब वो इतने बड़े फरिश्ते हैं कि अमित शाह साहब ने जज लोया का उनको जो मैसेज करवा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में बार बार अखबारों में खबरें छपवा के एक मैसेज दिया, उसके बाद भी वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब इसको प्रिज्यूम करके बात करते हैं। बताइए, क्या 19 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनें 2017 के बाद वाली लूटी हुई है? नहीं लूटी हुई? सही है ना ये बात? ईवीएम लूट के दूसरी ईवीएम से रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैं बाकी सारी हैकिंग और मैनिपुलेशन की बात ही छोड़ देता हूं। वो जो 19 लाख मशीनें हैं, वो एक को दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वो जैसे बैलेट पेपर लूटते हैं, वो कम से कम नजर आते हैं, उसका ट्रेस बैक होता है। इसका तो कोई ट्रेस बैक भी नहीं होगा, क्योंकि ये वोट नजर ही नहीं आते। वो तो कम से कम फिजिकल नजर आ रहा है ना, उसकी काउंटर फॉइल होती है। देखा आपने, दो बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने एक तरह से ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी शुरुआत में, और अब उसका नतीजा यह है कि दिल्ली की सड़कों में इतना बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन इसके अलावा देश के बड़े जानकार, या मैं कह दूं वरिष्ठ पत्रकार, जो बड़े करीने से बहुत सालों से कई सरकारें बनते बिगड़ते, कई आंदोलनों का हिस्सा होते, अपने सामने ये सब चीजें देख रहे हैं। राजू पेरुलेकर, जी हाँ, ये इनमें से एक है। मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूं दोस्तों। राजू पेरुलेकर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक तो है ही। राजू पेरुलेकर अन्ना आंदोलन में अन्ना के बेहद करीब रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति का उभार इन्होंने बड़े करीने से देखा है। एक वक्त में ये अन्ना हजारे के बेहद करीब होते थे। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीजें, राजनीति की, ब्यूरोक्रेसी की, समाज के अंदर उठ रहे सवालों की, इन चीजों को समझते हैं। इन्होंने इस मुद्दे पर मुझसे बातचीत में क्या कहा था, सुनिए। 2017 से लेकर कन्नन गोपीनाथ से लेकर कई कार्यकर्ताओं ने, कई टेक्नोक्रेट्स ने और देश विदेश के कई लोगों ने, यानी हल्डरमन नाम के अमेरिकन बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने टेलीविजन पे दिखाया था। वो एक टेलीविजन चैनल पे दिखाया भी गया, हिंदुस्तान में एक ही बार दिखाया गया, बाद में गायब हो गया। मेरे पास वो वीडियो है। तो उन्होंने दिखाया था कि ईवीएम कितने आसानी से हैक हो सकता है, जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वकील, अदालतों के वकील अगर कह रहे हैं कि हमें दीजिए 50, तो 50, देखिए आखिर लोगों का विश्वास सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र में अंत में क्या है सर्वोपरि? तो लोगों का विश्वास, वी द पीपल। आप मालिक है, हम मालिक है इस देश के। इस देश के मोदी जी मालिक नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि मतदाता का विश्वास अगर उठ गया है ईवीएम से, तो दे दीजिए 50 मशीन। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद अपने दुनिया में कई देशों में मेरे मित्र हैं, वो टेक्नोक्रेट्स है, सिलिकॉन वैली में वगैरह।
मैं 10 लोग कम से कम ऐसे बता सकता हूँ, 10 क्या मैं 100 बता सकता हूँ, लेकिन 10 तो मुझे पूरा यकीन है वो ईवीएम 10 सेकंड के अंदर क्रैक करके दिखाए। और वो पहले भी क्रैक, अब उसके वीडियोस भी है दूसरे भी, कि पहले ही सेट करके आप ईवीएम कर सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हो। ईवीएम के लिए ये जरूरी नहीं है, कुमकुम जी ये समझिए कि सारे के सारे देश के ईवीएम गायब किए गए, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रिसाइजली वोट ट्रांसफर करने सीट्स में बदलता है जो ऐसे जैसे कि अब 3 राज्यों में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन सीटों से वो जबरदस्त हारी है, करारी हार है। डिसीजन है वो मशीन के सिवा कुछ नहीं कर सकती। तो एक वरिष्ठ पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकीलों का वक्तव्य मैंने आपको सुनाया ईवीएम के मुद्दे पर। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया कितना बड़ा हुजूम ईवीएम के खिलाफ आज सड़कों पर उतर आया है। अब इस पूरी कहानी को समझकर आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखें।